अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मीमन। आज की टॉप स्टोरीज है पार्लियामान का इजलास से कल एजेंडा क्या होना चाहिए है। पूरी जो ऑर्डर ऑफ द डे है उसकी तफसील मेरे पास मौजूद है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि कल हम एक यूनिटी का मुजाहरा देखेंगे, एक मैच्योर अप्रोच का मुजाहरा देखेंगे। एक बड़े क्राइसिस से गुजर रहा है मुल्क, कोई पार्लियामेंट में हम कोई बदमजगी नहीं देखेंगे। इसके बाद बात होगी कि कोरोना के खिलाफ अपोजिशन के पास कोई प्लान है या नहीं। खामोश है PMLN अपेरेंटली। ये वैसे PTI की खुशकिस्मती है कि ऐसी अपोजिशन उन्हें मिली है और कोई उनको टफ टाइम फिलहाल वो दे नहीं रही है। प्रोग्राम के बाद आखिरी हिस्से में इस पर बात होगी। उसके अलावा कोरोना से मुतासिर कारोबार बहाली कितनी मुश्किल या कितनी आसान होगी, इस पर हम फोकस करेंगे, खास तौर पे छोटे बिजनेसेस पे जिनको बहुत नुकसान पहुंचा है गुज़श्ता 2-3 माह में। ये कैसे रिकवर करेंगे, करना होगा तो क्या टिप्स और ट्रिक्स हैं, ये हम बात करेंगे। हमारे साथ फाइनेंशियल एनालिस्ट मौजूद होंगे जो आपको इस हवाले से आगाह भी करेंगे। बात करते हैं जी, कल कौमी असेंबली का इजलास होने जा रहा है। दुनिया भर में जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, दोबारा दोहरा दूं, कुछ ममालिक जो है वो उन्होंने लेजिस्लेशन को अपनी रोका नहीं है। वो कभी कहीं वर्चुअल इजलास तलब किए जा रहे हैं, कहीं जो है वहाँ दोनों का मिक्सचर इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ लोग पार्लियामान के अंदर मौजूद होते हैं और कुछ लोग वर्चुअली ज्वाइन करते हैं। स्पेन की एग्जाम्पल है, इटली की एग्जाम्पल है। यूरोपीय यूनियन ने अपने तमाम सरबराहान का जो इजलास किया था वो वर्चुअली किया था। इंग्लैंड के अंदर इजलास हो रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा सोशली डिस्टेंट तरीका अपनाया जा रहा है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये फुटेजेस आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो इट्स अबाउट टाइम कि पाकिस्तान में भी इस अमल को दोबारा शुरू किया जाए। वर्चुअली इसको किया जा सकता था, तजवीज़ पेश की थी फवाद चौधरी साहब ने। उन्होंने कहा कि हम पूरा सेटअप बना देते हैं, वर्चुअली कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल इस पे इत्तेफाक हो नहीं पाया। ऑपोजिशन चाहती थी कि बाकायदा इसका एक इजलास हो। इसी से रिलेटेड सलीम मांडवीवाला साहब की ट्वीट सामने आई है, क्योंकि उससे अगले दिन सेनेट का इजलास भी है। तो सलीम मांडवीवाला साहब इज नॉट सो कॉन्फिडेंट। वो कहते हैं कि मैंने स्पीकर, चेयरमैन सेनेट और गवर्नमेंट को कहा है कि अभी इजलास मत बुलाएं जब तक कि तमाम लोगों की टेस्टिंग मुकम्मल ना हो जाए, जिसमें स्टाफ भी हैं और मेंबर्स भी हैं, क्योंकि उस बिल्डिंग में कोई वेंटिलेशन नहीं है। तो एक डिजास्टर हो सकता है कि आप मेंबरान को, स्टाफ को अंदर आने दें टेस्ट किए बगैर। बहरहाल ये मुख्तलिफ लोगों के खदशात हैं। कल का जो नेशनल असेंबली की जो सेक्रेटेरिएट में हमारे पास मौजूद है ऑर्डर ऑफ द डे, उसमें जो एजेंडा है वो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। सबसे पहले तो जो बात होगी वो होना है पब्लिक इंपॉर्टेंस के जो टॉपिक्स हैं, जिसमें मिनिस्टर फॉर फेडरल एजुकेशन, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, नेशनल हेरिटेज एंड कल्चर को ख़ास तौर पे कल एड्रेस किया जाएगा। जो यहाँ पर स्कूल्स और इस तरह की जो चीज़ें हैं जो पब्लिक इंटरेस्ट की, तो उस हवाले से उनसे कुछ सवालात जो हैं वो पूछना चाहता है ऐवान के अंदर लोग। इसके अलावा जो फिर अगला एजेंडा के ऊपर मामला है वो है कि जो सिचुएशन है, जो करंट पैंडेमिक कोविड-19, उससे मिलकर जो भी बहस होगी, जो भी मुबाहिसा होगा, जो भी सवालात होंगे वो पूछे जाएंगे रेलेवेंट मिनिस्ट्री से और हुकूमत से। और फिर आखिर में अपोजिशन का भी जी एक कॉलिंग अटेंशन नोटिस है, जिसमें वो कह रहे हैं कि जो तेल की कीमतों में ग्लोबली डिक्लाइन हुआ है, ग्लोबली कमी हुई है, उसका पाकिस्तानी अवाम के ऊपर उतना जैसे कहते हैं अफेक्ट डाला नहीं गया, यानी कि उतना रिलीफ पाकिस्तानी अवाम को दिया नहीं गया जितना कि दिया जाना था। तो कल के इजलास का फिलहाल अभी जो हम बात कर रहे हैं ये एजेंडा है। और हुकूमत से भी सेनेटर शिबली फराज साहब जो थे वो 8 बजे के हमारे प्रोग्राम में थे। उन्होंने कहा कि हुकूमत इतनी इंटरेस्टेड नहीं थी इस इजलास में, ऑपोजिशन ज़्यादा इस पे जो है वो स्ट्रेस कर रही थी। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। आपको ये मानना पड़ेगा कि ये दोनों जो सेशंस हैं ये रिक्वेजिशन किए हैं ऑपोजिशन ने। जी हमें कोई इतराज़ नहीं है कि सेशन हुआ जाए, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ा ही गैर ज़रूरी जस्ट फॉर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग। मैं आपको इतना जरूर कहूँ, वो लीडरान मुख्तलिफ पार्टीज के जो कि बहुत शोर मचा रहे थे कि जी इजलास बुलाना चाहिए, वही मैं आपको लिख के देता हूँ कि वही इजलास में नहीं आएंगे। देखिए, पार्लियामेंट बिल्डिंग इटसेल्फ वो एक महफूज जगह नहीं है, बिकॉज वहां पे कोई वेंटिलेशन का सिस्टम ही नहीं है। इट ऑल वर्क्स ऑन द एयर कंडीशनिंग। मेरा ख्याल है कि काफी एक्सपोज करेंगे ये दोनों जो जिन्होंने रिक्वेजिशन किया। अगले कुछ हफ्तों तक नेशनल असेंबली का इजलास नहीं होना चाहिए था, ठीक है, महीनों तक। ये शिबली फराज साहब की जो राय है आपने सुन ली, और ये सलीम मांडवीवाला साहब की राय से बिल्कुल हूबहू मिलती है। बहरहाल जैसे कि मैंने आपको बताया, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में सेशंस हो रहे हैं, वो वर्चुअली और जो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अपना काम जारी रखे हुए हैं। मैं अपने मेहमानों का यहाँ पर तारुफ करा दूँ। अली नवाज अवान साहब है, मोमिन खसूसी बराए CD अमूर, सेनेटर मुसद्दक मलिक साहब नून लीग से ताल्लुक़ रखते हैं। स्टूडियो में इरशाद भट्टी साहब होंगे हमारे साथ। आप लोगों का बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, आपसे आगाज़ करती हूँ। मुसद्दक मलिक साहब,
ایک تو کل کے اجلاس میں سوالات جوابات ہوں گے کووڈ سے متعلق، یہ تو بڑا واضح سے ایجنڈا میں لکھا ہوا ہے. کل ٹون کیا ہونی چاہیے ہے؟ خاص طور پہ یہ پہلا اجلاس ہونے جا رہا ہے، لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، عوام بھی دیکھ رہے ہیں، وہ پارلیمنٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں جی کہ ہمیں کوئی وہاں سے ایک میسج آف اسٹرینتھ ملے گا. سو امید کرتے ہیں کہ کل ایسا ہی ہوگا، ایسا ہی سیشن ہوگا اور ہمیں کوئی وہاں بدمزگی نظر نہ آئے. امید کرتے ہیں اس بات کی. دیکھیں، مجھے بھرپور امید ہے کہ کوئی بدمزگی نہیں ہونی چاہیے، اور خواہش بھی ہے میری کہ بدمزگی قطعاً نہیں ہونی چاہیے. لیکن جو آپ نے دوسری بات کی ہے، میں اس سے متفق نہیں ہوں. یہ کام پارلیمان کا ہے نہیں. میں سمجھتا ہوں یہ پہلی مرتبہ موقع مل رہا ہے جس میں پالیسی ڈیبیٹ کھلے گی. ابھی تک تو حکومت صرف ایگزیکٹو ڈیسیجنز لے رہی ہے بغیر کسی پالیسی ڈیبیٹ کے. یعنی جب حکومت نے کہا کہ لگا دیں ایک اچھا مؤثر لاک ڈاؤن، تو ہو گیا. 2 ہفتے بعد حکومت نے فیصلہ کیا کہ لاک ڈاؤن کو نرم کر دیں، تو ہو گیا. اب حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ لاک ڈاؤن تقریباً ختم کر دیا جائے، تو ہو گیا. تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ. تو ایک مؤثر اپوزیشن کا کام ملکی مفاد میں یہ ہے کہ ایک مؤثر طریقے سے، یعنی بڑے مؤدبانہ طریقے سے پالیسی کا ایک کرٹیک جو ہے پیش کیا جائے. اور دوسرا رخ جو ہے وہ پالیسی میں یعنی ایگزیکٹو کے سامنے بھی لایا جائے اور عوام کے سامنے بھی لایا جائے. اور آپ جانتی ہیں بہت اچھا کہ میں متفق نہیں ہوں اس پالیسی سے. تو اگر سینٹ میں جاؤں اور یہ نقطہ نظر میں عوام کا جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جان و مال کے تحفظ کے لیے جو ضروری اقدامات ہیں، اگر وہ میں پیش نہ کروں فلور پہ، کیوں اس ڈر سے یا خوف سے کہ لوگ کہیں گے کہ آپ اس وقت اتحاد کا نہیں دے رہے پیغام، تو میں سمجھتا ہوں کہ میں انجسٹس کروں گا ان ہزاروں اور ہو سکتا ہے لاکھوں لوگوں سے جن کی زندگی متاثر ہوگی، اور ہزاروں تو جان بھی کھو دیں گے اپنی. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کا یہ کام ہے کہ تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے ایک مؤثر کرٹیک دے. اس کرٹیک کے اندر 2 چیزیں ہونی چاہیے. ایک حکومت کی پالیسی کا احاطہ کرنا چاہیے، اور دوسرے زیادہ مؤثر جو انتظامات ہیں، جو پالیسی بہتر کرنے کے طریقہ کار ہیں، وہ پیش کیے جائیں. اور ان ہاؤسز کو استعمال کیا جائے پالیسی کو زیادہ مؤثر اور غریب لوگوں کے بالخصوص ان کے حق میں یہ پالیسی کیسے لی جائی جاتی ہے، یہ کام کیا جائے. اور یہی میں چاہتا ہوں کہ اسمبلی اس کے جو سیلینٹ فیچرز ہوں گے نا، یہ میں آپ سے بھی بات کروں گی. اس میں میں پوچھوں گی کہ بھئی آپ کو پرنسپلی اس سے اختلاف ہے، یہ میں جانتی ہوں، لیکن اس میں اور کر کیا سکتے ہیں؟ کیونکہ بڑی ایک ٹرکی سچویشن ہے. بالکل، میں ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس آتی ہوں. میں ذرا پہلے چاہ رہی ہوں کہ میں علی صاحب سے اس لیے بات کر لوں بیکاز 2 لوگ بڑے سینئر رسپانسبل پوزیشن پہ کل کے ہونے والے اجلاس سے متعلق خدشات کا اظہار کریں. شبلی فراز صاحب آئی ایم شیور وہ بڑی رسپانسبلی یہ بات کر رہے ہوں گے. سلیم مانڈوی والا صاحب، یہ تمام ٹیسٹ اگر ہو جاتے تو زیادہ کانفیڈنس ہوتا. یہ ذرا بتائیے کہ ہاؤ سیف از کل کا جو اجلاس ہونے جا رہا ہے، وہ کتنا آپ کو لگتا ہے کہ محفوظ ہوگا؟ کنسرنز ہے کچھ آپ کے اس سے؟ پہلے بات کر رہے آپ کہہ رہی تھی کہ بد انتظامی ہوگی، بد نظمی ہوگی. بدمزگی کا تھا میں نے، بدمزگی. وجہ یہ ہے نہیں ہوگی. اس کی وجہ ہے کہ جو بھی فیصلے کیے جا رہے ہیں پراپر مشاورت کے ساتھ پورے صوبے کے اندر ان کی مشاورت شامل ہے. NCOC میں فیصلے ہوتے ہیں، اس کے بعد نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی ہے جس کے اندر 4 صوبے ہیں، 4 صوبوں کے وزیر اعلیٰ ہیں، گلگت بلتستان کے اور ہمارے کشمیر کے اس کا وہ پارٹ ہے. اور اس میں اس کے اوپر فیصلے کیے جاتے ہیں. کئی چیزیں جیسے آپ نے دیکھا ٹرانسپورٹ کے اوپر وفاق کا موقف کچھ اور تھا، پنجاب KP کا اور سندھ کا موقف کچھ اور تھا، اس کو ڈیلے کر دیا گیا. تو یہ 98% جو فیصلے ہیں وہ کوآرڈینیشن کے ساتھ کیے جا رہے ہیں. اس میں کوئی بد نظمی نہیں ہوگی. رائے کا فرق ہو سکتا ہے اور وہ ہونا بھی چاہیے، پر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ چاہتے کیا. دیکھیں، آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ کرونا وائرس کی جو وبا ہے کب تک رہے گی. اس کے اوپر آپ کوئی پلان پراپرلی ٹائم رکھ کے کر نہیں سکتے. آپ نے دنیا نے کرونا کے ساتھ زندہ رہنا ہے جب تک اس کی ویکسینیشن نہیں آتی. اور ویکسینیشن جو ٹائم آ رہے ہیں WHO جو کہہ رہی ہے وہ منیمم 2 ایئرس کہہ رہی ہے. تو آپ نے ویکسینیشن کی اگر 2 ایئرس کی بھی لمٹ رکھیں تو آپ نے اس کی پلاننگ کرنی ہے اور آگے کی طرف بڑھنا ہے. ہم 3rd ورلڈ کنٹری ہیں اور ہم لوگ جو جس طرح کے اسٹرکٹ لاک ڈاؤن جو ڈیولپ کنٹریز کر رہے تھے، اب وہ ایگزیکٹ اور اس کے نرمی کی طرف آ رہے ہیں جو پلان. تو پاکستان بھی اسی طرح اس کے اوپر امپلیمنٹ کر رہا ہے اور اپنی ایک تدابیر کر رہا ہے
और उसे आगे लेके जाने की कोशिश कर रहा है। हम अंडर डेवलप कंट्री है, 25% पॉपुलेशन हमारी गुर्बत से नीचे रहती है। बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, ये बात सारी फैक्चुअली बिल्कुल करेक्ट बात है, लेकिन मुझे प्रॉब्लम है जो ये एक कंफ्यूज नैरेटिव जा रहा था, अब कहीं जाकर वो दोनों तमाम जो यूनिट्स हैं उनका मैसेज एक हुआ है, उसमें थोड़ा वक्त लग गया, 2.5 महीने लगे, काश पहले दिन से ही होता। हमारे इतना तो टाइम दे ना, पर शुगर करें, डेमोक्रेसी के यही फायदे हैं। हाँ बिल्कुल, आपकी इख्तिलाफ राय होती है पर एक टाइम पर लॉजिकल एंडिंग होती है। तो होप सो ये बहुत अच्छा हुआ, अल्लाह का इसका बहुत एहसान है कि हाथी ऑन बोर्ड हुआ है और अच्छे की तरफ माहौल जा रहा है। ठीक है। अच्छा मुझे बताइए कल होगा क्या? क्या तमाम लोग जो है पीटीआई के, उन सबको कहा गया है कि आप लोगों ने आना है इजलास के अंदर, या आप लोग खाली कुछ खास सिलेक्टेड लोगों को जो कि सोशल डिस्टेंसिंग भी करनी है, जो सिर्फ इंपॉर्टेंट या रेलेवेंट? तो स्पीकर ऑफिस सारा कर रहा है और उसके अंदर वो सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे, जो विजिटर्स हैं उनको इनवाइट नहीं किया गया, उसका प्रोटोकॉल रखे गए, सोशल डिस्टेंसिंग का भी कोई तरीकाकार अंदर बनाया गया है और कोशिश की गई है इसी को कि जितनी भी हिफाजती इंतजाम किए जा सके वो किए हैं। हाँ ऐसा अगर आप कि तरीके इंसाफ के हक में थी कि इजलास बुलाया जाए, बिल्कुल नहीं थी। हम कह रहे थे, और फवाद की बात आपने बताई है, शिबली फराज की आपने बात सुनाई है कि हम तो कह रहे थे वर्चुअल कर लेते हैं, कि दुनिया में एक पहली दफा है डिफरेंट मुश्किल और ऑल टुगेदर डिफरेंट फैसले हो रहे हैं। तो हम बैठते हैं, पर एक कमेटी बैठी थी, कमेटी ने ये फैसला किया कि एक इजलास होना चाहिए जिसमें सबकी प्रेजेंस होनी चाहिए, तो उस चीज को माना गया और एक इजलास बुलाया गया। उसी तरह सेनेट का इजलास बुलाया गया। उससे पहले सारे एमएनएस को कहा गया है और सेनेटर्स को कहा गया है कि वो अपने टेस्ट कराएंगे, उनकी रिपोर्ट्स आ रही हैं। बेचारे 2 एमएनएस को पॉजिटिव भी निकला। जी जी बिल्कुल, स्टाफ की भी खबरें हैं, तो इसीलिए मैंने ये जो कंसर्न्स थे मैंने इसलिए आपसे पूछा। ठीक है, हमारे साथ ही रहिए अली भट्टी साहब। कल जो है ये होने जा रहा है इजलास, इसमें वैसे मामलात बड़े अच्छे हैं जो उठाए जाएंगे। एक तो जाहिर सी बात है शफकत महमूद साहब से भी पूछा जाएगा कि भाई उनकी जो स्कूल्स और ये जो तमाम मामलात हैं, लेकिन मेन एजेंडा तो कोरोना ही है। ये पहले मुझे बताइए ना, बतौर एक इस्लामाबाद के शहरी और एक पाकिस्तान के शहरी, ये जो लॉकडाउन नरम कर रही है हुकूमत, इससे आपको क्या पहले क्या आपका फर्स्ट रिएक्शन है? बिकॉज मुझे लगता है कि ऐसा लग रहा है कि अब सब अपना अपना ख्याल खुद करें। देखिए, पहली बात तो ये है कि सेनेट और कौमी असम्बली में मैं आज खबर पढ़ रहा था कि कहीं भी कोई एक टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं, कोई काउंटर नहीं जहाँ यहाँ टेस्ट हो सके, या इनका होना चाहिए था। दूसरी बात है, मेरी ख्वाहिश है कि पिछली मरतबा 1.25 अरब लगा था हमारा इस कौमी असम्बली के इजलास पे, इस मरतबा जितने बोनस वगैरह होंगे वो ये कोरोना फंड में देंगे। मुझे उम्मीद है कि ये इस तरह ये जो असम्बली सेशन के बोनस होते हैं, मेम्बरान के आने के बोनस होते हैं, अटेंड करने के बोनस होते हैं वगैरह वगैरह। तीसरी बात है, आपने एक बड़ा खूबसूरत का ऑर्डर ऑफ द डे, एजेंडा, इत्तेहाद, मैच्योरिटी, बड़े खूबसूरत लफ्ज़ हैं किताबों पे लिखे हुए, और उसके अगले लम्हों में आप शिबली फराज साहब ने कह दिया कि सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए गैर ज़रूरी इजलास है और एक्सपोज हो जाएंगे सारे। देखिए, पार्लियामेंटेरियन से होती है। पार्लियामेंटेरियन तो वही है ना जो हम रोज़ टीवी स्क्रीनों पर देखते हैं, जो रोज हम अखबारों में पढ़ते हैं, रोज सोशल मीडिया पे। कोई फर्क नहीं, कोई नहीं, कुछ भी नहीं। देखें, आपका अपना ख्याल है, मेरा अपना ख्याल है। अक्सरियत मैं मुहज्जब गैर मुहज्जब की बात नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो टीवी पे बैठा होगा वो जाके असेंबली में बैठ के कोई बदल नहीं जाएगा। पहली बात तो ये कि इनकी गुफ्तगू, लैबो लहजा, पोलराइजेशन, कोई मुस्बत बात की तवक्को ना रखें, किसी खैर की खबर की तवक्को ना रखें। दूसरी बात, ट्रैक रिकॉर्ड, हिस्ट्री, कश्मीर इशू पर बुलाया गया इजलास हो, सी पैक पर बुलाया गया इजलास हो, बजट इजलास हो, सदर खिताब हो, या प्रोडक्शन आर्डर पर अपने जांबाजों को बुलाकर तकरीरें हमें भाषण सुनाने वाले इजलास हों, कि कहीं कोई खैर की खबर नहीं, मुस्बत नहीं, कोई मसलन 2 बता दें। अभी बता देती हूँ। अभी ये जो कश्मीर के इशू के ऊपर हुए थे, फिर उसके बाद कश्मीर के इशू उसके बाद वो जो क्या यहाँ पे बुलबुल वो आया था, अभिनंदन, उसके इशू पे ऊपर नहीं, अब किसके कब इशू हुए थे? सर अभी जो जिस दिन कश्मीर की मुश्तरका पार्लियामेंट की करारदाद पास हो रही थी असेंबली में, ना इमरान खान साहब थे, ना बिलावल भुट्टो थे, ना जरदारी साहब थे। ताने मेने झगड़े दे के सारे दे के चके। बड़े हाँ, मुशर्रफ की वर्दी पे हुई, नवाज शरीफ साहब की नायली कोयली में बदलने पे हुई, और आर्मी की वो जो वोट है उस पे हुई। अच्छा, कोरोना पर पार्लियामेंट ना मेरा कोई नहीं, कोरोना पर पार्लियामेंट का इजलास होगा और मेरे ये सब काबिल एहतराम लोग एक मुकम्मल हिकमत अमली बना लेंगे, एक बात पर मुत्तफिक हो जाएंगे। बिल्कुल भी नहीं। पार्लियामेंट एलीट क्लब है जिसका आवाम से कोई तल्लक नहीं, अपने अपने मसाइल हैं, अपने अपने झगड़े हैं, अपनी वोट लेके आए हैं, बस आ गए ना वोट लेके, हमेशा से वोट लेके इस्लामाबाद के किसी हल्के में मैं कह रहा हूँ कि लेके आ गए, उन लोगों को जवाब दें, लेके आ गए, बस लेके आ गए भाई, लेके आ गए। तो अगली दफा दोबारा इलेक्ट होने जाना है तो फिर ले लेंगे।
ऐसे कैसे तीसरी मिल मरतबा जाएंगे फिर ले लेंगे, चौथी मरतबा फिर ले लेंगे। ऊपर आसमान से तो वोट नहीं अच्छा, गिरे ना, अपनी पार्लियामेंट को देख के जहां ये मुझे ये एहसास होता है, दुखी होता है, वहां ये भी होता है कि एक 2 कौमी नजरिया था जिस पर हमने मुल्क, अब 2 कौमी नजरिया है, एक 2% का, एक 98% का। हम जिन मसाइल में रह रहे हैं वो इनके नहीं है, ये जिन में रह रहे हैं वो नहीं है। अच्छा, फिर है जिन्होंने हमें बचाना है, जिन्होंने हमें बचाना है इस कोरोना से, बाकी छोड़ दे। कोई एहसास से बचा रहा है, कोई केसों से खुद को बचा रहा है, कोई अपने झगड़े बचा रहा है, कोई अपने लड़ाइयां और वो सारी वफादारियां बचा रहा है। मुझे बताएं, अब ये सुन लीजिएगा, अब ये सुन वो क्या बचा रहे हैं? अब कौन विफाक में जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है वो क्या बचा रही है? अपने कार्टेल को, अपने माफिया को। अच्छा, वो भी माफिया को बचा रहे हैं। अपनी साख को, अपनी क्रेडिबिलिटी को, अपने कमजोर फैसलों को, अपनी कन्फ्यूजन को, अपने लगातार नीचे वफाक और सिंध वफाक, पंजाब वफाक फलाना, उन झगड़ों को, और अपने आप को कोरोना से। देखिए, ये लिख लीजिएगा, ताने मेने, झगड़े, तकरीरें, भाषण, तू मैं और नतीजा लेस इजलास। आखिरी बात, नवाज शरीफ साहब आया नहीं करते थे, इमरान खान साहब ने वादा किया हर बुध को आया करूंगा, वो नहीं आते, बाकी किसी के पास कोई इख्तियार नहीं है कोई फैसले का, लिहाजा हमारे लिए ना पहले कुछ हुआ पार्लियामेंट से, ना कल होगा, ना परसों होगा। एक बहुत सारे एक बड़े से मजमे का हम सुना करेंगे, लाइव तकरीरें होंगी और हम सुन के खुश हो जाएंगे। ये कोरोना के लिए या हमारे लिए इकट्ठे हो गए, कुछ भी नहीं होगा। तो सर एनसीओसी कर रही है ना, वहाँ पे वो करे, वो तो रोजाना होते हैं, वो हर 2 दिन बाद बताते भी हम करके उन फैसलों का जो नतीजे निकल रहे हैं वो कर लें। आप देखें, पाकिस्तान 48वें पे था, फिर 24वें पे आया, 22वें पे, 20वें पे आया, और अगर ये टेस्टिंग कैपेसिटी हो 10वें पे आए। और लॉकडाउन सुने, लॉकडाउन मैं कर्फ्यू के हक में नहीं हूं, मैं मुकम्मल लॉकडाउन के हक में नहीं हूं, लेकिन लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन पे पैसे लगते हैं, हुकूमत बाहर निकले पैसे लगते हैं। उलमा के साथ आपने क्या किया, ताजरों के साथ आपने क्या किया, बाकी लोगों के साथ आपने, आप हर जगह कमजोरी दिखाते हैं, हर जगह कन्फ्यूजन दिखाते हैं। रिट ऑफ द गवर्नमेंट किधर है? आज शटर शॉपिंग्स हो रही हैं, मस्जिदें देख लें, बाजार देख लें, कहाँ है रिट ऑफ द गवर्नमेंट? किसी मुल्क में, सिंध में भी नहीं, इवन एक दिन भी मुकम्मल लॉकडाउन हुआ कहीं नहीं है। हम तो हमें यूरोप, अमेरिका, बर्तानिया की पार्लियामेंट से ना दें, वहां तो 5 रुपए इधर हो जाते हैं तो वो रिजाइन करके घर चले जाते हैं। ये तो सरों पे मुसल्लत रहते हैं। यानी मुझे सिर्फ समझ में आ गई आपकी जो लॉकडाउन में नरमी की जो पॉलिसी है ना, वो मुझे नजर आ गई कि आप कितने कुछ भी नहीं। मैं कहता हूँ कि हम लॉकडाउन अफोर्ड नहीं कर सकते, मगर हम हुकूमत की रिट अफोर्ड कर सकते हैं। सऊदी अरब ने क्या किया, नरमी की है, 1 लाख रियाल तक जुर्माने कर दिए, सजाएं कर दी हैं। मजाल है कोई जाए? कल खाना काबा देख के मेरा दिल रो रहा था कि 300 बंदे खड़े थे, लेकिन खड़े थे ना, अल्लाह का घर है, सबसे बड़ा घर है। ये होता है पॉलिसी। ठीक है, चले मुझे ब्रेक पे जाने, वापस आना है। ये इस पे काफी लोगों का कंसर्न है कि जो लॉकडाउन में नरमी की है, जाहिर सी बात है बेशक लॉकडाउन रखा नहीं जा सकता, कारोबार भी चलना है। मुसद्दिक साहब से वापस आके पूछेंगे, बिकॉज इनका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज भी है गालिबन, कि क्या कर सकती थी और हुकूमत, क्या ये इससे कोई बेटर सिनेरियो हो सकता था? ब्रेक के बाद आप लोग हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। डॉक्टर साहब, क्या जो है हुकूमत और मजीद कर सकती थी? एक बात तो मेरा बिलीफ ये है और शायद बहुत सारे आप भी एग्री करेंगे कि लॉकडाउन इंप्लीमेंट सही से नहीं किया गया। अब चूंकि प्रेशर बहुत ज्यादा आ रहा है तो उसको खोलना भी है बिजनेस को, वक्त भी ऐसा है रमजान का, लेकिन अब क्या हो सकता है? क्योंकि वो ट्रेन तो छूट गई है जिसमें आपने लॉकडाउन भी करना था और टेस्टिंग भी करनी थी। देखिए, अगर आप इजाज़त दीजिए तो 2 मुख्तलिफ तबसरे हुए हैं, शिबली साहब ने किया, फिर हमारे प्रोग्राम में भी डिस्कशन हुई, उन पर मैं बात करना चाहूँगा। देखिए, शिबली साहब का नुक्ता नज़र तो बहुत वाज़ेह है, वो ये है कि अगर ऑर्डिनेंसेस के ज़रिए हुकूमत चलाई जा सकती है तो फिर पार्लियामान के ज़रिए क्यों कानून साज़ी की जाए? एक ऑर्डिनेंस लैप्स हो जाए तो आप दूसरा ऑर्डिनेंस ले आएँ, और एक ऐसा मामला जिससे हमारे बुजुर्गों की, हमारी जानो माल एसोसिएटेड है कोविड-19 का, जिसको कोरोना वायरस हम कहते हैं, अगर उस पर भी हमें असेंबली में कोई बात नहीं करनी और सिर्फ ऑर्डिनेंसेस के ज़रिए या एग्जेक्टिव फैसलों के ज़रिए हुकूमत चलानी है, फिर ठीक है, इसमें हम इस रवैये का तो हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे पास 3 महीने थे तकरीबन जिसमें तमाम इंतजामात किए जा सकते थे। मैंने आज टेस्ट करवाया है और हुकूमत ने इंतज़ाम किया हुआ है, और जैसे अभी भट्टी साहब कह रहे थे, ये इंतज़ाम सेनेट के दफ्तर या पार्लियामान के दफ्तर में नहीं है, ये जहाँ पे लोग रह रहे हैं पार्लिमानी लॉजेस में, वहाँ दफ्तर जाने से पहले वहाँ पे बाकायदा हुकूमत ने इंतज़ाम किया है या सेनेट ने इंतज़ाम किया है, हर बंदा अपना टेस्ट करवाए, और लोग अपने टेस्ट करवा रहे हैं। मैंने भी आज अपना टेस्ट करवाया, और मैं समझता हूँ ये अहम बात है कि लोग अपने टेस्ट करवा के वहाँ पर जाएँ। मगर इससे ज़्यादा अगर कोई एयर कंडीशनिंग का मामला है तो ये हमारी जो सेंटर है, बहुत बड़ा, क्या नाम है भला सा, कन्वेंशन सेंटर, वहाँ पे इजलास बुलाया,
सकता है, दीगर बहुत से इंतजामात किए जा सकते हैं। पार्लियामान तो सेशन होता है, जोग्राफिया नहीं होता। मगर अगर 3 महीने या 2 महीने में इंतजामात ना किए जाएं जो स्पीकर साहब को करने हैं या हमारे चेयरमैन साहब को करने हैं, फिर इसमें आप ये तो नहीं कह सकते इस वजह से पार्लियामान को तहलील कर दिया जाए। बिल्कुल। दूसरी बात ये है, जो नुक्ता नज़र कहा जा रहा है, मैं उस पर क्या तबसरा करूँ। अगर आप वाकई ये समझते हैं तो फिर आप पार्लियामान को बंद कर दीजिए और जमहूरियत को भी बंद कर दीजिए। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। क्योंकि अगर जमहूरियत को चलाने का तो यही तरीका है कि जो सड़कों से लोग इलेक्ट होकर आते हैं वो आके अपनी ज़बान में लोगों का जो भी मामला है उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स का वो उसका इजहार करें वहाँ पर। सही। और अगर ये गरां गुजरता है और आप समझते हैं ये गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए और बहुत ही कोई पढ़े लिखे लोग जो हैं एक बंद कमरे में सिगार जला के फैसले करें पाकिस्तान के मुतल्लिक, ताकि इस तरह की आपको ज़बान ना सुनने को मिले जिसमें तकरार हो, जिसमें एक दूसरे की पॉलिसीज़ जो है उनको बाकायदा उनको डिबेट किया जाए, ये आपकी बात ठीक है। एक भट्टी साहब की मैं आप बात ज़रूर मानता हूँ कि पार्लियामान में जो ज़बान इस्तेमाल की जाती है मैं समझता हूँ वो इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, बात गैर मयारी है। और एक दूसरे को ऊपर जो उंगलियां उठाई जाती हैं वो अगर उंगलियां ना उठाई जाएं और ज़्यादा पॉलिसी पे डिबेट की जाए, ये आखिरी बात जो की है भट्टी साहब ने, मैं वो मानता हूँ। अब मैं आपके सामने स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ तजावीज़ रखना चाहूँगा। देखिए, अगर हम होते तो हम ये करते, हम लोग 8 हफ्ते का एक मौसर लॉकडाउन करते। जिस तरह का लॉकडाउन पहले 1.5-2 हफ्ते में हुआ था, उस लॉकडाउन को अगर कंटिन्यू किया जाता 8 हफ्ते तक, तो उस पूरी दुनिया में कोई जगह नहीं है, कोई मुल्क नहीं है जहाँ पे 6-8 हफ्ते का लॉकडाउन हुआ है और उसके बाद वायरस के बढ़ने की रफ्तार जो है उसकी कमर टूट नहीं गई। तो हम भी करते तो हमारे यहाँ भी यही होना था। इस 6-8 हफ्ते में हम पूरे पाकिस्तान को जोन्स में, यानी वार्ड्स लेवल के ऊपर या यूनियन काउंसिल लेवल के ऊपर डिवाइड कर लेते और वहाँ पे 2 किस्म के टेस्ट करते। जो लोग सिम्प्टोमेटिक हैं, यानी जिनके अंदर बीमारी के आसार हैं, उनको 100% को टेस्ट किया जाता, और जो इन लोगों में सिम्टम्स नहीं है वार्ड या यूनियन काउंसिल लेवल पे, वहाँ पे सीरम टेस्टिंग की जाती, रैंडम टेस्टिंग की जाती, यानी रैंडमली लोगों को सिलेक्ट करके 100-100, 200 लोगों के टेस्ट किए जाते। उसके जरिए स्टेटिस्टिकली आपको पूरे पाकिस्तान का एक मैप मिल जाता यूनियन काउंसिल लेवल पे, जिससे आपको पता चल जाता कि कौन से इलाके ऐसे हैं जो रेड हैं, जो येलो हैं, जो ग्रीन हैं। और इस 8 हफ्ते के लॉकडाउन के बाद 70-80% इलाके पाकिस्तान के ग्रीन हो जाने थे, यानी वहाँ पे वायरस की प्रोलिफरेशन खत्म हो जानी थी। उनको आप मुकम्मल खोल देते। जो कुछ येलो इलाके रहते वहाँ पे आप एक रिस्ट्रिक्टेड सॉफ्ट लॉकडाउन करते, और जो रेड जोन्स होते वहाँ पे आप क्वारंटीन करके जो अपनी मदद आपने गरीबों को पहुँचानी है उसको मरकूज करते उन इलाकों पे जो रेड होते। इसके लिए पैसा जो है वो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। हमें 1.4 बिलियन डॉलर यानी 235 अरब रुपए जो हैं वो IMF ने दिए हैं, और जो हमने पैकेजेस बनाए हैं एक्सपोर्ट के, कंस्ट्रक्शन के, इंडस्ट्रीज के, उनकी मालियत भी 200 अरब से ज्यादा है। पैसा उधर शिफ्ट कर देते हैं। हाँ, वो पैसा उधर शिफ्ट कर दिया जाता है। हाँ, ठीक है, 5 सेकंड लूंगा कि जो 25% लोग जिनका ये जिक्र कर रहे हैं जो गुर्बत की सतह से नीचे हैं, वो 5 करोड़ बनते हैं। उन 5 करोड़ लोगों को 1 हफ्ते के लिए खाना खिलाने के लिए हमें 500 अरब चाहिए। अच्छा। उसमें से 235 हमें IMF दे चुकी है, और बाकी मैंने आपको बताया पैकेजेस में से भी निकल सकते हैं और थोड़ी सी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ भी। आपकी सिफारिशात आ गई है, दिस सीम लॉजिकल। अली साहब, मैं आपका इस पर रिस्पांस चाहूंगी, क्योंकि ये बड़ा रिस्की डिसीजन है जो इस वक्त आप लोगों ने लिया है। आपके अपने जो एदादो शुमार हैं, आपकी अपनी वजारतें बता रही हैं कि अभी इसके ग्राफ में उठान आनी है, अगले 15-20 दिन में ये केसेस स्पाइक अप होने हैं। ऐसे में मुल्क खोल देना, और हर सूबा अपने मुतालिक बाजार खोल रहे हैं मुकम्मल तौर पे, मैं देख रही हूँ सिंध भी, पंजाब भी, ये बहुत बहुत बड़ा रिस्क है। चले, ठीक है भट्टी साहब, मैं इसी सवाल के ऊपर आपके साथ आऊंगी। आपको और मैं अग्री करते हैं बात पे कि जी ये रिस्क ले रही है हुकूमत, लेकिन ऑपोजिशन की जो तजावीज़ हैं ऑन पेपर बिल्कुल ठीक है। खान साहब और इनके जो लोग थे, ये इन्होंने ट्रेन मिस कर दी है। अब इससे आगे जो है अब हम दुआ पे चल रहे हैं, या यही कि वो जो हर्ड इम्यूनिटी है वो काम कर जाए, तो हम या इस पे हम इत्तेफाक करें कि शुक्र है कि अभी तक उतनी हलाकतें हुई नहीं है जितनी कि बाकी ममालिक में हो जाती थी। हाँ, ये तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह का शुक्र इस मुल्क पे अल्लाह का करम है कि ये नहीं हुई, वरना हमारे यहाँ देखें ये फिर एक निसाबी किताबी। मैं प्रैक्टिकल का बात कर रहा हूँ, मैं ग्राउंड की बात कर रहा हूँ, महल्लों की बात कर रहा हूँ, गलियों की बात कर रहा हूँ। जहालत का इलाज
भाषण नहीं हो सकता, गुर्बत का इलाज भाषण नहीं हो सकता, बीमारी का इलाज भाषण नहीं हो सकता, भूजन का इलाज भाषण नहीं हो सकता। देखें, जब हुकूमती नाकस मनसूबा बंदी होगी, पेश बंदी होगी और अवामी बेएहतियाती उसमें शामिल होगी तो कोरोना फैलेगा। जब एक रास्ता, एक हिकमत अमली कहीं नहीं होगी तो कोरोना फैलेगा। जब हम कर्फ्यू लॉकडाउन अफोर्ड नहीं कर सकते और स्मार्ट लॉकडाउन कर नहीं सकते तो कोरोना फैलेगा। जब हमारी हुकूमतें मखसूस आबादियों, मखसूस इलाकों में वहाँ भी लॉकडाउन नहीं करवा पाएंगी तो कोरोना फैलेगा। जब हुकूमती रिट नजर नहीं आएगी, जजा सजा का निज़ाम नहीं होगा तो कोरोना फैलेगा। जब आवाम नक्को नक जहालत में डूबी होगी तो कोरोना फैलेगा। जब लोगों की बड़ी तादाद कह रही होगी, असद कैसर साहब को लिफ्ट मैन से लगा कौमी असम्बली के, मैं बार बार कहता हूँ कि हाथ मिलाने से नहीं होता, बाजमात नमाज से नहीं होता, कोरोना फैलेगा। हो जाए ना कि ये देखिए ना, कंफ्यूज थे ना ये भी, इन्होंने पहले इसको डाउन प्ले किया, फिर बाद में इनको अंदाजा हुआ कि नहीं जी ये तो बड़ी सीरियस बात है। अब जब ये इतनी करीब पहुंच गई है इनके अपने, तो अभी आहिस्ता आहिस्ता लोगों को, इनको भी इदराक हो रहा है, लोगों को भी इदराक करा रहे हैं, कंफ्यूजन फैलाई ना। अब नहीं, अब मैंने आज बाहर निकल के देखा, एक समोसे वाली रेडी पे 50 बंदा खड़ा हुआ था, एक कचौरी लेने के लिए वो कचूमर निकाल रहे थे एक दूसरे का, तो कोरोना नहीं फैलेगा। यानी अब क्या करना चाहती है हुकूमत? इमरान खान या मुसद्दक मलिक साहब या अली अवान साहब या ये सारे वजीर गलियों में खड़े हो जाएं? बात यह है कि आपकी पॉलिसी क्या है। आपकी पॉलिसी ये मखसूस इलाकों में जहां कोरोना का फैलना है वहां रोकें, वहां स्मार्ट लॉकडाउन करें, बाकी डंडे मारें। कहें खुदा के लिए 5 हफ्ते हैं आपके पास, आपको सऊदी मॉडल क्यों दिया? उन्होंने कर्फ्यू नरम कर दिया, 7 जुर्माने कर दिए कि इन पे करोगे तो ये होगा, यानी स्ट्रांगली इंप्लीमेंट करें ना, ये बात क्या है। और अब ये बेसिक बुनियाद ये है कि वो एक है ना कि हसन निसार साहब का फिक्रा है कि ये पाकिस्तान एक शायर का ख्वाब है। अब सबको ये यकीन कर लेना चाहिए, वाकई इसके साथ वही हो रहा है जो एक शायर के ख्वाबों के साथ होता है। यानी हमें तो ऐसे ऐसे मिले हैं, ऐसी ऐसी तोहफे मिले हैं, ऐसी ऐसी चीजें मिली हैं। कोई भी क्राइसिस हो, पहले क्राइसिस को पालते हैं, बड़ा करते हैं, जब बहुत बड़ा हो जाता है फिर रिएक्टिव हो जाते हैं, फिर सारा कुछ करके उसके पीछे पड़ जाते हैं। अब भी वक्त है, अगले 5 हफ्ते अब वक्त है, अब अवाम पे ज्यादा है। मैं अवाम से फिर दरखास्त करता हूँ, प्लीज अल्लाह के नाम पे, ये बड़ा डेंजरस है, सख्त मरला है, इसमें हुकूमत कुछ नहीं करती, इसलिए कुछ करें, बता सकते हैं कि खुदा के वास्ते अपने हालत पे खुद रहम करें, और जो SOPs हैं अगर कहीं नजर नहीं आ रहे हैं तो उम्मीद तो कोशिश करें कि जी कम से कम जाएं बाजार में या कहीं जाना है, 15-20 दिन जरा सुकून कर लें, अपनी जान पे रहम करें। ब्रेक पर जाएंगे, वापस आएंगे तो छोटे बिजनेस क्या करें इस पर बात करेंगे। आप लोग हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद हमारे साथ फरीद अहमद खान साहब मौजूद हैं जो कि CEO हैं फिंका माइक्रो फाइनेंस बैंक के। इनको हमने इसलिए आज दावत दी है ताकि जो छोटे बिजनेसेस खास तौर पे कोरोना के बाद अफेक्ट हुए हैं उनके हवाले से हम कुछ इन्फॉर्मेशन इनसे ले सके। बहुत शुक्रिया फरीद साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। एक तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जिनके बड़े छोटे छोटे बिजनेस हैं, स्मॉल कैपिटल के ऊपर उन्होंने उन बेसिस को स्टैब्लिश किया और इस वक्त वो शदीद क्राइसिस से गुजर रहे हैं। क्या करेंगे वो, क्या करना चाहिए, कितना वक्त लगेगा उनको रिकवर करने में? शुक्रिया मारिया, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो छोटा कारोबारी तबका है और ताजे ज़रात हैं उनकी जो मुश्किलात हैं वो बड़ी डिफरेंट नौइयत की हैं। और आई थिंक हमें सबसे पहले तो इस बात का ख्याल रखना होगा कि ये वो तबका है जो हमारे ज़्यादातर इनफॉर्मल सेक्टर में ऑपरेट करता है, और ये जो बैंकिंग के और दूसरे जो कारोबारी ज़राए हैं उनसे काफ़ी हट के इस वक्त ऑपरेट करता है, तो नॉर्मल बैंकिंग चैनल्स तक इनकी रसाई नहीं होती। ये तबका वो है जो ज़्यादातर अपना डेली या हफ्ते में या महीने की जो उनकी कमाई होती है वो उस पर गुजारा करता है और उनके पास बहुत कम सेविंग्स होती हैं। तो ये जो पिछले 2-2.5 महीने का लॉकडाउन हुआ है उससे इनका जो कारोबार है वो बहुत शदीद तरीके से मुतासर हुआ है, और ये तबका जो है अब ज़्यादातर अपनी सेविंग्स को कंज्यूम कर चुका है, बल्कि इन मोस्ट केसेस शायद अपना कैपिटल और बोरोइंग पर अब इन्हिसार कर रहा है। इनका वापस लाना हमारी मईशत के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक ये वो तबका है जो तकरीबन 40 से 45% हमारी इकॉनमी को एम्प्लॉयमेंट फराहम करता है और उसके GDP में कंट्रीब्यूट करता है। सही। पाकिस्तान माइक्रो फाइनेंस नेटवर्क के तहत जो माइक्रो फाइनेंस बैंक काम कर रहे हैं उनके पास तकरीबन 80 लाख के करीब ऐसे बोरोअर्स हैं जिन्होंने 300 अरब रुपए के कर्जे लिए हुए हैं और जो ये बिजनेसेस चलाते हैं, और इसके ज़रिए मोर देन आई थिंक 2 करोड़ से 2.5 करोड़ अफराद जो हैं उनका रोज़गार वापस। फरीद साहब अब करेंगे क्या ये लोग? जैसे आपने
पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि जी ये है जो वॉल्यूम है इनका पाकिस्तान की मईशत के अंदर, ये कितनी तादाद में ये लोग मौजूद हैं जिनके इस तरह के स्मॉल बिजनेसेस हैं। अब अगले आने वाले 3, 4, 6 माह ये अपने आप को इस गड़े में से कैसे निकालें, बिकॉज बड़े मुश्किल में इस वक्त हैं ये। जी हाँ, बिल्कुल। इनके देखिए 2 बेसिक मसले हैं। एक बड़ा मसला तो ये है कि अब इनके पास वर्किंग कैपिटल नहीं है। इनको अपना बिजनेस दोबारा स्टार्ट करने के लिए कोई ना कोई वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा, जिसके तहत ये अपनी जो खाम माल है या ज़रूरियत की अशिया हैं वो ख़रीद के उनको दोबारा से अपने बिजनेसेस को स्टार्ट कर सकें। दूसरा मसला जो है वो इनकी पूरी सप्लाई चेन में है। देखें, अगर मैं अपनी दुकान खोल के आज बैठ भी जाता हूँ, लेकिन जहाँ से मैं माल लेता हूँ अगर वो लोग का बिज़नेस ओपन नहीं हुआ हुआ, या जो मेरे ख़रीदार हैं वो लोगों का बिज़नेस अगर ओपन नहीं हुआ हुआ, तो मैं अकेला अपने बिजनेस को रन नहीं कर सकता। तो ये जो पूरी चेन है इसको हमें रिवाइव करना होगा। और इस सिलसिले में जो स्टेट बैंक ने बड़े इंडस्ट्रीज़ के लिए जो कर्ज़ों की मुहिम चलाई है वो बहुत काबिल सताइश है, जिसके तहत उन्होंने सैलरीज़ के लिए कर्ज़े दिए हैं। लेकिन ये वाला जो तबका है इसको सैलरीज़ के लिए कर्ज़े नहीं चाहिए, इसको वर्किंग कैपिटल की फाइनेंसिंग की ज़रूरत है। तो आई थिंक इसके लिए हमारी हुकूमत को और सेंट्रल बैंक को इनके वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग के लिए कोई स्कीम लानी होगी, जिसके तहत इनको छोटे कर्ज़े दिए जाएँ ताकि ये अपने बिजनेस को दोबारा शुरू कर सकें और बिजनेस दोबारा शुरू भी करना चाहें, जैसे आपने कहा कि अभी बिजनेस इनको दोबारा शुरू करने पड़ेंगे, ये कितनी बड़ी स्ट्रगल है। तो ये टाइमलाइन क्या होगी? मतलब इनको तो मेरे ख्याल है 1, 1.5 साल तो रिकवर करते ही लग जाएगा। क्या यही टाइमलाइन हम देख रहे हैं लोगों के लिए? देखिए, हमारी इसमें डिपेंड करता है कि अब कौन सी लाइन में। इसमें अच्छी बात यह है कि बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जो एसेंशियल सर्विसेज में हैं या जिनका ताल्लुक जो है हमारी ज़राअत से, काश्तकारी तबके से है, वो बहुत जल्दी बाउंस बैक कर सकते हैं क्योंकि वो हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया को केटर कर रहे होते हैं और उनकी जो डिमांड है वो कम नहीं होंगी, बल्कि इस वक्त उनकी एक्चुअली शदीद ज़रूरत होगी ताकि वो जल्द अज जल्द जो ये अशिया की कमी है इनको दूर कर सकें। लेकिन कुछ बिजनेसेस यकीनन ऐसे होंगे जैसे ब्यूटी पार्लर्स हैं या ऐसी चीज़ें जो कि हम गैर ज़रूरी कह सकते हैं, जिनको डेफर किया जा सकता है, वो शायद देर में बाउंस बैक हो। लेकिन इस कारोबारी तबके की अच्छी बात यह है कि ये बहुत जल्दी बाउंस बैक कर सकता है अगर इसको मुनासिब वक्त पे वर्किंग कैपिटल और दूसरी सहूलियात मैसर की जाएँ। तो अगर गवर्नमेंट इस सिलसिले में कोई कदम उठाती है और अगर इनके लिए कोई मराद देती है या कोई ऐसे सस्ते कर्जे देती है जिनके तहत माइक्रो फाइनेंस बैंक या दूसरे इदारे इनको कोई क्रेडिट दे सकें, तो ये मेरे ख्याल से तबका जो है 3 से 6 महीने के अंदर वापस बाउंस बैक कर सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया फरीद अहमद खान साहब ने। बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्टर जो है वो आइडेंटिफाई किया है, जो जिसके हवाले से वो कह रहे हैं कि हुकूमत को यहाँ इंसेंटिव्स देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बड़ी तादाद में लोग हैं, कुछ लोग अनडॉक्यूमेंटेड भी हैं, ये इस मुल्क का हिस्सा, इस मीशत में कॉन्ट्रीब्यूट कर भी रहे हैं, नौकरियाँ भी दे रहे हैं, तो इनको भी हुकूमत को किसी तरीके से फैसिलिटेट करना चाहिए है। बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि क्योंकि पाकिस्तान में बिजनेसेस खुल रहे हैं तो वहां तक ट्रांसपोर्ट करके लोगों को ले जाना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। पाकिस्तान में जो खास तौर पे उबर और करीम की सर्विस है ये बड़ी इफेक्टिव है, लड़कियों के लिए भी और खवातीन के लिए भी बड़ी तादाद में वो उबर और करीम इस्तेमाल करती हैं। तो अभी ये उबर और करीम ऑनलाइन टैक्सी सर्विस ने खत लिखा है जी वज़ीर आला सिंध को, और उसमें उन्होंने अपने जो SOPs हैं वो उस खत में मेंशन किए हैं। उन्होंने कहा है कि वो हर वक्त मास्क पहने जो लोग होंगे इस सर्विस एसोसिएटेड, हर वक्त दस्ताने पहने जो उबर गाड़ी चला रहे वो भी, और जो गाड़ी में बैठने वाले लोग हैं उनको भी इंश्योर किया जाए। हर सफर के बाद कार और मोटरसाइकिलों के हैंडल को जरासीम कुछ दवा से वो साफ करेंगे, हर वक्त हैंड सैनिटाइजर साथ रखेंगे, सिर्फ एक मुसाफिर को गाड़ी में सवार करेंगे या इमरजेंसी की सूरत में सिर्फ 2 लोगों को। तो ये उन्होंने अपने SOPs जो है वो डिवाइस कर दिए। उन्होंने कहा कि हुकूमत प्लीज हमें ऑपरेट करने की इजाजत दे। आई थिंक अगर ये दुकानें खुल रही हैं, कुछ बिजनेसेस हुकूमत खोल रही है, तो वहां तक पहुंचने के लिए जो उबर और करीम बड़ी एक फाल सर्विस है, हुकूमत को इसके बारे में भी सोचना होगा। सिंध गवर्नमेंट के सामने ये मौजूद है समरी, इस पे देखते हैं वो गौर करते हैं। नहीं, आगे बढ़ेंगे। सिंध हुकूमत का ही एक और मामला जो है इस वक्त हमारे सामने है। सिंध हुकूमत कोरोना टेस्टिंग जो है उसके हवाले से खदशात पैदा हो गए और ये स्टोरी हमारी नजर में सब सामने आई जब पीर पगाड़ा के जो बेटे हैं MP राशिद शाह साहब, उन्होंने अदम एतमाद जाहिर किया। और ये स्टोरी कुछ इस तरह से हुई है जैसे बड़ी अनबिलीवेबल सी है कि पीर राशिद ने अपने गोट के 250 अफराद का टेस्ट कराया जो उस वक्त मस्बत निकला। मामला है सरदार अब्दुल, पहले तो बताइए कि आप लोगों ने ये टेस्ट खुद करवाए थे, ये क्यों करवाए और फिर आपको दोबारा करवाने की जरूरत क्यों पेश आई? एक दफा जो रिजल्ट आ गया था तो सिंध हुकूमत ने एक मेडिकल टीम भेजी थी पीर जो गोट में, जो कि उन्होंने कहा कि टेस्ट करेंगे। तो राशिद साहब MPA हैं वहाँ के, उन्होंने सबसे पहले खुद ही टेस्ट करवाया
ताकि दूसरे लोग इनकरेज हों कि वो भी टेस्ट कराएं। तो दूसरे लोगों ने भी टेस्ट कराए, राशिद साईं ने भी टेस्ट कराए। इनका टेस्ट उन्होंने एक लिस्ट जारी की जिसमें से कोई 350 अफराद का टेस्ट किया था, उसमें से 80% लोगों का पॉजिटिव दिखाया उन्होंने। तो राशिद साईं फिर दूसरे दिन कराची आ गए और यहाँ पर फिर टेस्ट कराया आज, और वो टेस्ट जो है नेगेटिव आया। तो अब ये तजाद जो है वो उस पर सोचा गया कि ये कैसे है। आज जो कराची में टेस्ट किया गया वो डाउ यूनिवर्सिटी से किया गया, जो एक मुस्तनद वो है इदारा, और वो क्रेडिबल है। तो लिहाजा अब ये सोचा गया ये क्यों कर रहे हैं। सिंध हुकूमत जो है, ये नहीं है कि उनके जो वो टेस्ट करवा रहे हैं वो नाकिस है, उनके जो अपैरेटस हैं या उनके जो टेस्ट किट्स हैं वो नाकिस हैं, वो यकीनन नाकिस हैं, लेकिन वो एक खौफ की फिजा जो है पैदा करना चाहते हैं ताकि लोगों को बिल्कुल बंद कर दिया जाए। इनकी मंशा पता नहीं क्या है, डॉलर्स पर इनकी नजर है, जो कि बाहर से ये समझ रहे हैं कि वफाकी हुकूमत को मिले हैं तो वो सिंध को भी उसका हिस्सा मिलना चाहिए, लेकिन लोगों पे वो खर्च नहीं होगा। अच्छा, क्योंकि राशन के जो पैसे ये जो आप बता रहे हैं ना कि ये तादाद बहुत ज्यादा है, अगर 1, 2, 3, 4 या चले 2 दर्जन टेस्ट जो है उनका रिजल्ट भी मुख्तलिफ आ जाए तो हम कह सकते हैं जी टेस्टिंग किट्स का प्रॉब्लम है। ये भी वैसे क्लेम करते हैं जी कि उसमें भी कुछ नमूना लिया कैसे जा रहा है, उसको रखा कैसे जा रहा है, ये सब तमाम चीजें इन्वॉल्व होती हैं। लेकिन 350 में से 250 जो है अगर वो फॉल्टी निकले उनके रिजल्ट्स। नहीं, मैं आपको बताता हूँ क्यों। वो ये इस वजह से कि पीर साहब वगैरह की एक बहुत बड़ी फॉलोइंग है, लाखों उनके मुरीद हैं सिंध भर में, और अगर उनके बेटे को कोरोना पॉजिटिव ये दिखा दें तो जाहिर है कि सिंध भर में एक मायूसी की फिजा होगी, एक लोग खौफ की उसमें आ जाएंगे। तो ये पूरे जो है सिंध भर में ये फिजा कायम करना चाहते थे, इस वजह से ये खुद गए पीर जो गोट और वहाँ पर ये टेस्ट की उन्होंने ऑफर की। और आपने ये कन्वे किया है सिंध हुकूमत को, अपने कंसर्न्स कन्वे किए हैं, उनको बताया है कि जी ये फर्क आ रहा है रिजल्ट्स के डिफरेंस में, तो कोई आगे आपका राब्ता हुआ, कोई आगे से जवाब मिला? जी, वो राब्ते वो कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर भी राब्ते कर रहे हैं, उनके मिनिस्टर्स भी राब्ते कर रहे हैं, लेकिन अब उन पे भरोसा नहीं है हमें। और राशिद साईं से भी टेस्ट कराने की उन्होंने बात की, लेकिन राशिद साईं ने भी, एमपीए जो हैं, उन्होंने भी कहा कि मुझे अब आपकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, मुझे आप पे कोई भरोसा नहीं है। तो लिहाजा अब हमारा मुतालबा है कि गवर्नमेंट अपने एक्सपेंस पर पीर जो गोट में जितने टेस्ट उन्होंने पॉजिटिव दिखाए थे वो इंडिपेंडेंटली इदारों से टेस्ट करवाएं, और ताकि लोग जो हैं इस फिजा खौफ की फिजा से निकल सकें। ये जो पीर जो गोट का आपने बताया सैंपल सेट है सर, ये कितने लोग हैं जिनका आप लोग टेस्ट कराना चाहते हैं? ये कोई 250 से ऊपर हैं। अच्छा। 250 से ज्यादा लोग हैं जो कि जिनका पॉजिटिव दिखाया गया है। तो ये क्योंकि गरीब लोग रहते हैं वहाँ पर, ये जो लोगों के टेस्ट किए हैं गरीब लोग हैं, ये 8,000 9,000 अफोर्ड नहीं कर सकते टेस्ट कराने के। राशिद साहब तो आ गए यहाँ पर, उन्होंने टेस्ट करा लिया 8-9 हज़ार रुपए देकर डाउन यूनिवर्सिटी से, लेकिन वो गरीब बेचारे कहाँ से टेस्ट कराएंगे। तो हमारा मुतालबा इसलिए ये है कि सिंध हुकूमत अपने एक्सपेंस पे वो सारे टेस्ट करवाए। अच्छा, ये मैं आपका मुतालबा सुन रही थी, आप कह रहे थे जी हाई कोर्ट निगरानी कमीशन कायम करे, असल हकाइक सामने आ जाए, तो ये तो आप इसमें क्या प्रॉब्लम क्या दिखाई दे रहा है आपको? क्या टेस्टिंग किट्स का प्रॉब्लम है? जी देखिए, हम समझते हैं कि ये सारा रैकेट है। हम समझते हैं सिंध हुकूमत जो है वो ड्रामा है, और हम चाहते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट इसका सो मोटिव नोटिस ले सिंध के अफेयर्स का, और एक जीआईटी जो है वो बनाए जो कि सिंध के अफेयर्स पर सारी इन्वेस्टिगेशन करे, क्योंकि हम समझते हैं ये मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं, ये पाकिस्तान की मईशत को तबाह करना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि जो वफाक से मुंसलिक इदारे हैं उनकी मईशत तबाह हो। और वो जो आपको पहले जो एक स्टेटमेंट बड़ा मशहूर हुआ था, ईंट से ईंट बजाने वाला, वो ये प्रैक्टिकली अब मईशत को तबाह करके। चलिए, बहुत शुक्रिया सरदार अब्दुल रहीम साहब हमारे साथ थे, तर्जुमान है वो जीडीए के। माम ये हुआ, हमको दोबारा आपको एक दफा एक्सप्लेन कर दें कि ये हुआ कैसे। हुआ कुछ यूं है कि पीर राशिद जो गोट के जो लोग हैं उन्होंने अपना टेस्ट करवाया, और उसमें जो 350 के करीब जो टेस्ट हुए उसमें से जो 250 थे वो टेस्ट पॉजिटिव आ गए। अच्छा, इतनी बड़ी तादाद में जब ये टेस्ट पॉजिटिव आए तो उसके बाद दोबारा एक टेस्ट कराया गया, और वो किया गया जाकर प्राइवेट लैब से।
پرائیویٹ لیب سے جب یہ رزلٹ سامنے آئے تو رزلٹس بالکل مختلف تھے, یہ منفی تھے, یعنی کہ جو دونوں رزلٹس کے جو فرق ہیں وہ بہت بڑا ہے. کوئی ایک کیس نہیں ہے, 2 نہیں ہے, 10 نہیں ہے, 12 نہیں ہے, ہم 250 یہاں پر کیسز کی بات کر رہے ہیں. تو بہت بڑی ڈسکرپنسی ہم دیکھ رہے ہیں جو نظر آ رہی ہے ٹیسٹ رزلٹس کے اندر. اس کو ریزالو کرنا چاہیے سندھ حکومت کو, اگر یہ بڑے جینوئن کنسرن ہیں ان کو ایڈریس بھی کرنا چاہیے, اس سے ان کے اپنے جو ٹیسٹ ہیں اس پہ لوگوں کا جو بھروسہ ہے وہ بھی کہیں متزلزل نہ ہو. بہرحال جی پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. فیڈ بیک دینا اپنا مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ.